हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या इसी को पूछ सकता है, एक्सप्लेन हाउ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर in an electric field remains constant even though the electrons are being constantly accelerated by this electric field। पहली बात कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, आप देख रहे हैं कंडक्टर है, तो कंडक्टर में आपको दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक कंडक्टर है, उसकी लंबाई एल दिया हुआ है, एक सेल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सेल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा कंडक्टर में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, मतलब कि वो एक्सेलरेट करेगी, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कहाँ होगा, इधर होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इधर और निगेटिव चार्ज का मूवमेंट इसके अपोजिट में होगा। उसी निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको बारीकी से लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ मेटालिक कंडक्टर एक्स वाई ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। ठीक है, इसकी लंबाई एल है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अ पोटेंशियल डिफरेंस भी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एक्स वाई। इसे पोटेंशियल दिए, तो ये पोटेंशियल आपको इसके पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा कंडक्टर का एक्स वाई। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई इज इक्वल टू वी बटे एल एंड इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम एक्स टू वाई। मतलब कि डायरेक्शन जो होगा वो एक्स टू वाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और उसका स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वी बटे एल होगा। जो पोटेंशियल अप्लाई करिए ये लंबाई, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। ये फार्मूला आप जानते भी है, वी बराबर ई एल एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स, जैसी बात है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको मालूम है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, और किधर करेगा, अपोजिट में। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज ए बराबर क्यू ई, तो ए बराबर माइनस ई इंटू ई। ई जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जो प्रोटॉन का होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का है। इफ एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट्स एक्सेलरेशन। एफ बराबर यहाँ पर एम ए कर दीजिए, ए बराबर एम ए करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, तो ए इज इक्वल टू माइनस ई बटे एम। सही है, ये आ गया। इसको हम नाम दिए हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है। दिस acceleration remains constant only for very short duration since there are a random forces which deflect the electrons in the random manner. These deflections may arise as। अभी कह रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए, जो किसी दूसरे से टकराएगा, फिर टकराने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंस्टेंट कोलिजन है उसके बीच में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बड़ी बात बोला है। अब यहाँ पर लिख रहा है कि आयंस ऑफ द मेटल क्रिस्टल्स वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अराउंड देयर मीन पोजीशन। इसमें जो आयन होता है मेटल में वो वाइब्रेट करती है, अप डाउन इस तरह से कह रहा है। द डिफरेंट आयन वाइब्रेट्स डिफरेंट डायरेक्शंस मे बी डिस्प्लेस्ड बाय द डिफरेंट अमाउंट्स। डायरेक्ट कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स मेटालिक क्रिस्टलाइटिस इन एनी वे आफ्टर द शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जो शॉर्ट ड्यूरेशन लेता है टकराने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, नाम दिए हुए हैं। ओके। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स रैंडम
Thus, we can imagine that electrons are accelerated only for a short duration, full stop, as average velocity of random motion is zero if we consider the average motion of an electron, comma, then its velocity of random motion is zero. ठीक है? If we consider the average motion of an electron, then its initial velocity is zero. So the velocity of electron after time tau, in a drift velocity, Vd is given by the relation V बराबर U प्लस AT. फार्मूला पढ़े हैं, V बराबर U प्लस AT, एक इलेक्ट्रॉन का, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन का V2 U2 प्लस AT, और उस टाइम n इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं. अब इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा. तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ मतलब कि इनिशियली जीरो होगा, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियली जीरो कर सकते हैं. तो v बराबर क्या होगा, v d हो जाएगा, u बराबर जीरो, v बराबर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और t बराबर क्या हो जाएगा, टाउ. तो a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बटे एम हो गया. तो वी डी बराबर जीरो माइनस दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी t को टाउ में कन्वर्ट कर दिया, ओके, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा. एट गिवन टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम टाउ रिमेन्स कांस्टेंट, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड में पूछ सकता है. देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मतलब इलेक्ट्रिक करंट में आई और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन कैलकुलेट करना है. प्रूव दैट द करंट डेंसिटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कह रहे कि करंट डेंसिटी जो है ना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन आपको प्रूव करना है. ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो पहले आप इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन कैलकुलेट करिए. यहाँ डायग्राम देखिए, डायग्राम में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का नाम एक्स और वाई है. ओके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, इसकी लंबाई एल हो जाएगी, और इस कंडक्टर के बीच आप एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट बहने लगेगा. पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा और नेगेटिव चार्ज उल्टा में चलेगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, तो इस पोटेंशियल के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी जो इलेक्ट्रॉन को अपोजिट में लगाएगी. यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया माने डी ए वेक्टर, यहाँ पर डी ए वेक्टर, उसके बीच का दूरी क्या होगा, वी डी इंटू टी. ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, वी डी इंटू टी. तो वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को वो टी टाइम लगा हुआ, ई लिख दिया. ओके, अब इसी को हमने आपको देखिए फार्मूला के तौर पे कैसे लिखते हैं. आप एक फार्मूला जानते हैं V बटे एल, एक करंट का फार्मूला जानते हैं I बराबर Q बटे टी. उसी के हेल्प से हम लोग सोल्व करेंगे. कंसीडर अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. इसका एरिया ए है, इसकी लंबाई एल है, ये कह रहा है. A potential difference V is applied across the ends x and y of the wire. x y एक वायर है, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है, V. तो V E बराबर क्या होगा, V बटे एल हो जाएगा. E बराबर क्या होगा बच्चों, V बटे एल हो जाएगा. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स गेन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd opposite to the direction of electric field. If Q be the charge passing through cross section of wire in t seconds, then current in the wire I बराबर Q बटे t. The distance traveled by each electron in time t, average velocity in time Vt into t. If we consider two planes P and Q at a distance Vt into t in a conductor, then the total charge flowing in time t will be equal to the total charge on the electrons present within the cylinder PQ. The volume of this cylinder is equal to cross-sectional area into height, माने A Vd into T. If n is the number of free electrons in the wire per unit volume, then the number of free electrons in the cylinder
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर इनटू वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर पर इनटू वॉल्यूम, है ना। तो क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इनटू वॉल्यूम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें कितना चार्ज का अमाउंट आ गया ये बताना है ना। ये देखिए ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में हम बात कर रहे हैं। इफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इतना, एक चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इतना होता है, देन द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, ये आ गया। Q बराबर इसको, ये नंबर है, इसको क्या करेंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे में E से मल्टीप्लाई। तो करंट फ्लोइंग इन द वायर I बराबर Q/T, तो Q/T इसको करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, I बराबर ये हो जाएगा। अब इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। I बराबर क्या हो गया, NeAVD का फार्मूला आ गया। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग हो रही है। न्यूमेरिकली I बराबर दिस लिखती है, करंट डेंसिटी J बराबर I/A हो गया, ओके। तो J इज इक्वल टू NeVD हो गया, तो J क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। दैट इज करंट डेंसिटी, that is current density of the metallic conductor is directly proportional to the drift velocity। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ तक ठीक होगा, यहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर पहली बात कि आपने ये निकाला, ये वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू जो लिखा है वो है A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू T, ये वॉल्यूम हो गया, ओके। और यहाँ पर हो गया आपको कैपिटल N बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिखेंगे N इंटू वॉल्यूम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। स्मॉल n जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। तो कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एक कंडक्टर का अपना वैल्यू होता है। तो कैपिटल N बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल n लिखे, अब वॉल्यूम के बदले क्या लिख दिया, ये लिखा VD इंटू T लिखा, वही बात यहाँ लिखा हुआ, समझ रहे हैं। स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, एरिया VD इंटू T, देख रहे हैं। अब क्या है कि Q बराबर क्या होगा, कैपिटल N इंटू E होगा कि नहीं होगा। कैपिटल Q बराबर क्या होगा, कैपिटल Q बराबर बोला कि चार्ज, तो चार्ज में क्या करेंगे, कैपिटल N को यहाँ पुट कर देते हैं, यहीं लिखा हुआ है NaVDT इंटू E। अब इसमें टाइम से भाग दे देंगे, आ जाएगा करंट, हो गया रिजल्ट। समझ में आ रही बात। जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। डेड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से आपको ओम्स लॉ को डेराइव करना है, ये कह रहा है। डिफाइन द टर्म्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ऑफ चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, या डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन अ कंडक्टर, हाउ इज इट रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Use this relation to deduce the expression for the electrical resistivity of the material। या ये करना है आपको, on the basis of electron drift, derive an expression for resistivity of conductor in terms of number density of free electrons and relaxation time। On what factors does resistivity of conductor depend? Why Ly likes constants and magnesium is used to making the standard resistor। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने में कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये पूछा है। पहली बात यहाँ पर ये है कि रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन अ कंडक्टर इज द एवरेज टाइम। जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है कंडक्टर में, उसका एक एवरेज टाइम इलैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जब दो
सक्सेसिव कोलिजन होता है उसके बीच जो टाइम लगता है उसी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के कौन सा मटेरियल पर है उसी बात का ये मैटर रखता है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, मैंने ओम्स लॉ का डेराइव करना है। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए when a potential difference V is applied across its ends the current produced is I। देखिए I करंट प्रोड्यूस करेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिएगा L लेंथ कंडक्टर में और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A होता। If N is the number of electrons per unit volume of conductor and Vd is the drift velocity of electron then the relation between current and drift velocity is। मतलब कि आपको बताना है, रिलेशन बताना है, मतलब सॉरी रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। देखिए ये पढ़ चुके हैं आप। जो चार्ज है ये मालूम है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ईच पॉइंट ऑफ द वायर ई बराबर वी बटे एल, टाउ ई द रिलैक्सेशन टाइम एंड ई ई द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी बराबर ई टाउ ई बटे एम। क्लियर है? वी डी बराबर हो गया ई टाउ ई बटे एम। Substituting this value in first we get I बराबर माइनस एन ई ए टाउ बटे एम इंटू ई। सही है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर वी डी का जो वैल्यूज है, वी डी का वैल्यू उस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। तो देख रहे हैं क्या मिल गया आपको, ये देख रहे हैं कैसा मिला रिजल्ट। ओके, और ई बराबर होता है वी बटे एल, तो ई के जगह पर आप वी बटे एल भी पुट कर दीजिए। अब देखिए वी बटे आई, इसको इधर लाइए, सॉरी इसको इधर लेकर जाइए, बाकी सबको नीचे लेकर आइए, इसको सोल्व करिए। मतलब कि वी बटे आई कर दिए, इसको यहाँ लाइए, अब बाकी लोग को यहाँ पर लेकर जाइए। देखिए ऐसा हो गया, होगा ना ऐसा। चलिए तो वी बटे आई एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बटे एरिया, ऐसा आ गया। अब याद करिए करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को याद करिए। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बटे ए होता है, आई बटे ए। तो करंट डेंसिटी हो गया आई बटे ए। तो ये जो बेचारा है देखिएगा आई बटे ए है, तो इसको इधर भेज दीजिए यहाँ पर, तो आई बटे ए हो जाएगा। अब बाकी सब को इधर भेजिए, तो क्या लिखिएगा एन ई स्क्वायर, इधर लाइए, इसको इस सभी को इधर लाइए, एम से डिवाइड कर दीजिए, एल से भी डिवाइड कर दीजिए, और आई बटे ए इसको सोल्व कर दीजिए आई बटे ए के टर्म में। तो आई बटे ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम एल इंटू भी। सही बात है। ओके, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी। मतलब ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी अंडर गिवन फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर फॉर अ गिवन कंडक्टर। अब देखिए क्या आ गया, ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, एल टाउ कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट हो गया। तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर, इसको हम लोग आर बोलते हैं, आर रेजिस्टेंस। देख रहे हैं ना रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज इक्वल टू एम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वी बटे आर बराबर ये होता है ना, वी बटे आर होता है। तो यहाँ पर आर हो गया। ओके, पूरा इसको जो है ना, इसको रो मानते हैं। रो एक रजिस्टिविटी होती है। अब वो मटेरियल जो होता है पूरा पूरा कंडक्टर पर ही डिपेंड करता है, पूरा पूरा कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। दिस ओम्स लॉ फ्रॉम इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है ना, उसी से ये बना है 5। इट इज क्लियर दैट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ। मतलब कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, और ये मटेरियल पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट और रिलैक्सेशन टाइम, इन सभी पर डिपेंड करता है। द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी,
रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन देखिए, इसी को रो मान लिया, इसको रो मान लिया, एल बटे एरिया है और आर है। तो देखिए यहाँ पर आर रो एल बटे एरिया, कंपेयरिंग 6 and 8 वी गेट, कंपेयर करके देखें रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लियरली resistivity of conductor is inversely proportional to the number of electrons and relaxation time। देखिए फार्मूला में, ओके। Resistivity of material of a conductor depends upon the relaxation time, that is temperature and number density of electrons। This is because and manganese show the very weak dependency of resistivity and temperature। मतलब इसकी जो है ना टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करता है इसका रेजिस्टिविटी, इसीलिए इसको यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। ये डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिए हैं। इसकी लंबाई एल है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड डेंसिटी स्मॉल एन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो रहा है, तो भी बराबर ई इंटू एल इसके टर्म में आप लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेराइव कंडीशन ऑफ balance of Wheatstone bridge। Draw a circuit diagram showing the balance of Wheatstone bridge using Kirchhoff's rules to obtain the balance condition in terms of resistance of 4 arms of Wheatstone bridge। The condition of balance of Wheatstone bridge, ये देखिए एक सर्किट दिया हुआ आपके सामने, इसका रेजिस्टेंस P है, यहाँ पर R है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर S है, यहाँ से इस तरह से एक EMF लगा दिया गया है, की लगा दिया हुआ है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, यहाँ पर एक दूसरा की लगा दिए हैं, इससे कनेक्ट कर दिए हैं। इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है, आप इसको याद रखिएगा। द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज शोज पी क्यू आर एस आर द 4 रेजिस्टेंस फॉर्मिंग अ क्लोज ब्रिज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अ बैटरी ऑफ कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी, ए और सी से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, while the galvanometer is connected between B and D, और B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। When the bridge is balanced, there is no current in galvanometer। कहता है कि ब्रिज अगर बैलेंस हो तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, लेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन द बैलेंस कंडीशन बी आई, मतलब कि सर्किट में जो करंट है ये फ्लो कर रहा है बैलेंस कंडीशन में आई। दिस करंट ऑन रीचिंग द पॉइंट ए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये करंट पहुंचेगा ए, तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर एक I1, इधर हो गया एक I2। क्लियर है? अब ये बैलेंस है, इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, इसमें करंट 0 है, तो जो करंट इसमें होगा वही ना करंट इसमें होगा, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें हो जाएगा। क्योंकि इससे करंट आ नहीं रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा करंट में, फिर आई निकल के बाहर आ जाएगा। ओके, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस करंट ऑन रीचिंग द पॉइंट ए आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये ए है, यहाँ पर डिवाइड कर A1 एंड 2। देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है। बैलेंस कंडीशन, करंट इन द रेजिस्टेंस पी क्यू इज I1। पी और क्यू, पी और क्यू कहाँ है बच्चों? हाँ ठीक है, P और Q में जो करंट है वो I1 है, मतलब कि ये P हो गया, ये Q हो गया, एंड R एंड S में I2 करंट है। ठीक है, R एंड S में I2। अप्लाइंग किरचॉफ लॉ एट पॉइंट ए, माने A पर आपको किरचॉफ लगाना है, तो जितना करंट यहाँ आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। तो I आ रहा है और 2 भागों में जा रहा है, तो I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा? I बराबर होगा I1 प्लस I2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आने वाला करंट को पॉजिटिव और जाने वाला को निगेटिव मानते हैं हम लोग, तो I माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0, यानी I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ इन क्लोज A B D A, ये लूप है, देख रहे हैं ना इसमें, तो इसमें आप ऐसे अप्लाई करेंगे ऐसे, तो ऐसे जब लूप अप्लाई करेंगे
ऐसे। तो यहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव होगा बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे माइनस I1 P और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 क्योंकि उसमें करंट नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे करंट इधर जा रही है और लूप कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है उल्टा, तो I2R लिखेंगे। करंट की दिशा में अगर लूप का दिशा तो निगेटिव और करंट के अपोजिट में लूप का दिशा तो पॉजिटिव, तो इसमें हो गया माइनस I1P और प्लस 0 और यहाँ पर हो गया प्लस I2R इजिकल टू 0। देखिए लिखा हो ना माइनस I1P प्लस I2R इजिकल टू 0, तो I1P बराबर I2R लिख दिए। सही है। अब इसमें देखिए, इसमें भी लूप को ऐसे ही माने हैं, तो ये होगा करंट के दिशा में, ये होगा करंट के उल्टा डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस I2Q प्लस I2S प्लस ये वाला 0 इजिकल टू 0, तो माइनस I1Q प्लस I2S इक्वल टू 0 I1 प्लस। अब देखिए दोनों इक्वेशन को इसको ये दोनों इक्वेशन है ना, यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा। देखिए तो P/Q R/S, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन।